बच्चों, जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना, कौन सा चैप्टर चल रहा था हम लोगों का? नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स यूजेस, है ना? उसका आज क्या है? थर्ड पार्ट है। हेलो बच्चों, आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था ना, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस, उसका हम थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है? हमने पढ़ लिया था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, उसकी कैटेगरीज पढ़ लिए थे, उसकी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है? कैसे कैसे अपने हमने बांटा है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें होती है, कमर्शलाइजेशन क्या होता है। ठीक, हमने इकोसिस्टम सर्विसेज और इकोसिस्टम फंक्शन पढ़ा था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। किसी को अगर डाउट आएगा तो वो मेरे से पूछ भी सकता है। ठीक, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे थे, क्या था, ठीक, उसके इम्प्लीकेशंस कैसे थे। हमने यहाँ पे रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी कि कैसे हमारे रिसोर्सेज बटे हुए हैं। ठीक, यहाँ से हमें पढ़ना है, एक मिनट थोड़ा वेट कर ले। हाँ, ये तो हमें क्या पढ़ना है कि नेचुरल रिसोर्स कभी कभी कर्स बन जाता है। कर्स मतलब क्या होता है? मतलब एक श्राप। कि नेचुरल रिसोर्स, सोचो नेचुरल रिसोर्स हम बोलेंगे नहीं वो श्राप तो नहीं है, तो बहुत अच्छा है। पेड़ क्या आपके लिए श्राप है? नहीं, पेड़ से हमें इतनी सारी चीजें मिलती है, बुक्स बना सकते हैं हम, नोटबुक्स बना सकते हैं। आप बोलोगे मैम काश ये बनानी नहीं पड़ती, ना बनानी पड़ती ना हमें पढ़ना पड़ता, क्यों बनाई हमने, हम आराम से जी रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये कर्ज नहीं है, श्राप नहीं है हमारा नेचुरल रिसोर्स। ठीक, अब पानी है, अब पानी को हम बोल सकते हैं कि हाँ नहीं नहीं ये श्राप है? नहीं। तो लेकिन कुछ कुछ जगहों पे नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है वो हमारा श्राप बन चुका है, कुछ कुछ जगहों के लिए। ऐसा क्यों बना है, तो ये हम पढ़ेंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए एक श्राप की तरह है। कुछ लोग तो बोलते नहीं बहुत अच्छा है, तो इसमें श्राप जैसा क्या है। ठीक, ये देखो अभी तो पहले फिलहाल ये जो फोटो दे रखी है ये किसकी दे रखी है? ये मेतुर करके एक डैम है। कहाँ पे है ये डैम? आपका तमिलनाडु में। कौन से रिवर पे? कावेरी रिवर पे। ठीक, देखो इतना बड़ा डैम बना है ना, इस इधर इतना पानी रोक दिया तो बाकी जो है वो तमिलनाडु में बना है। आप सोचो बाकी स्टेट्स जो है उनको तो दिक्कत होगी, वो बोलेंगे अरे इन्होंने इतना बड़ा डैम बना लिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ये कावेरी रिवर के लिए कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में लड़ाई होती है। सोचो अब तमिलनाडु ने डैम बना लिया, कर्नाटक और केरल को क्या दिक्कत नहीं होगी? क्या होगी? बिल्कुल होगी। ये चीज है। अब देखो, having the abundant natural resources does not guarantee the economic prosperity। कि हमारे पास जो इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है इसका मतलब ये नहीं है, और ये इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि ये हमारा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। जैसे कि सम रीजन्स रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ जगह जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, वहां पे रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं स्लोअर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहां पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वहां पे क्या होती है? स्लोअर हो रही होती है। ठीक, एंड डेवलपमेंट भी क्या होती है? कम होती रहती है। A phenomena economists call the natural resources curse or the paradox of plenty। हाँ, अब आपको एक बात बताती हूँ। देखो होता क्या है, जैसे मान लो अगर कोई ये एरिया है ना, इस एरिया में मान लो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट को पता चल गया यहाँ पे है, तो सोचो यहाँ पे क्या है, हमारे बहुत सारे लोग भी रह रहे होंगे, है ना? यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे, इधर इधर इधर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको शिफ्ट करती है, इधर से लेके कहीं और जाती है कि हाँ भाई तुम यहाँ पे रहो, यहाँ पे एक छोटा सा इनके लिए जगह बना देती है कि तुम यहाँ पे रहो। तो सोचो जो इधर वाले जो लोग हैं, है ना, जो इधर के जो लोग थे, उनको क्या दिक्कत हुई, उनको क्या प्रॉब्लम हुई? ये वाला जो एरिया इधर से लोग इधर शिफ्ट करना पड़ा, तो जो लोग शिफ्ट हुए उनके लिए भी बुरा है। वो तो बोलेंगे कि नहीं हमारी क्या गलती थी, हमारे घर के वहां पे नेचुरल रिसोर्स मिल गया, हमने अपना इतना सुंदर घर बनाया था, हमें वहां से आके इधर इस छोटे से इलाके में रहना पड़ रहा है। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। ठीक, दूसरी बात ये कि जहां पर भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वहां पे जो ग्रोथ होता है वो कैसे देखी गई है, कि वहां पे जो ग्रोथ हो रही है वो स्लो हो रही है। ठीक, यही बोला इसने कि जिस एरिया में हो रही होती है वहां पे क्या होता है, स्लोअर ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो बहुत स्लो होती है, डेवलपमेंट भी जो होता है वहां पे क्या होता है, स्लो होने लग जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये भी एक दिक्कत है। अब यहाँ पे स्लो स्लो ग्रोथ होगी, नॉर्मल इस कहीं और इस एरिया में ज्यादा ग्रोथ हो रही है, इस एरिया में ज्यादा ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस एरिया में क्या है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, तो इसकी वजह से भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम कभी कभी इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो है वो एक कर्ज है, या है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। यहाँ पे सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। ठीक, होने के बावजूद भी कुछ ढंग से यूज नहीं कर पा रहे। पुट वेरी सिंपली इसका मतलब क्या है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन देखें, दिस मीन्स दैट ऑफ्टन हैविंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट कंट्री इज रिच। इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तो कंट्री रिच हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रीक्वेंटली इकोनॉमिक्स ने ये सर्च किया है कि अनेबल टू डेवलप द इंडस्ट्री दैट कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्ट ऑफ हायर वैल्यू।
कि कभी कभी हमारे पे नेचुरल रिसोर्सेज तो होते हैं, लेकिन हम उसके लिए जो इंडस्ट्री बनानी चाहिए ऐसे, वो हम नहीं बना पा रहे हैं, इतनी अच्छे से इंडस्ट्री नहीं बना पा रहे हैं जो कन्वर्ट कर सके वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको लेके और उसको कन्वर्ट करके हम उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो ऐसी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो वही इकोनॉमिक्स क्या सोचते हैं कि आर अनेबल टू, ये यहाँ तक। हम्म, हम्म, ठीक। तो फ्रीक्वेंटली वही है, इकोनॉमिक्स आर अनेबल टू डेवलप द इंडस्ट्री दैट कन्वर्ट द रिसोर्सेज इनटू द प्रोडक्ट। उन रिसोर्सेज से क्या है, हम अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बना पा रहे हैं, ठीक, ऑफ हायर वैल्यू। और ये हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे क्या चीज है। ठीक, तो ये भी इसलिए दिक्कत है। तो लोगों को मूव करने पड़ गया, ये भी एक दिक्कत है। जिस एरिया में हमें नेचुरल रिसोर्स मिल गया वहां पर भी हमारे बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही, ये भी एक दिक्कत है। ठीक, और इसके अलावा भी हम जो हायर वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं बना पा रहे, ये भी एक दिक्कत है। ठीक, सब आगे सबको समझ में, तो ये तीनों क्या है, ये दिक्कत है हमारी। हम्म, 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 लेजर काम करना ही बंद हो गया। कोई मुझे लेजर दे सकता है क्या क्लास में से? हैं? चलो कोई बात नहीं। इंडिया has generally avoided these curves by investing in the development of such industry। इसीलिए जो प्रॉब्लम आ रही है, ये कर्ज की जो प्रॉब्लम है, इसलिए इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, अवॉइड कर रहा है कि जो कर्ज हमें फील हो रहा है कि ये एक ऐसा श्राप है, वो ना हो। इन्वेस्ट करके इन द डेवलपमेंट ऑफ सच इंडस्ट्री, हम ऐसी इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं ताकि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और ये जो चीजें हैं वो भी अच्छे से हो सके। ठीक, तो ये इंडिया क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने की और ये जो श्राप है उसे खत्म करने की। ठीक, however the challenge of the balancing the resources extraction, जो challenges है हमारे रिसोर्स ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए विद सस्टेनेबिलिटी मीन, कि बहुत सारे चैलेंज है हमारे, चैलेंज ऑफ द बैलेंस रिसोर्स एक्सट्रैक्शन विद द सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि हमें रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन जो करना चाहिए सस्टेनेबल रिमेन्स में करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द नेचुरल रिसोर्स इज द वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड करना, उसे मैनेज करना किसी रिसोर्स को, ये एक वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट है। बट ह्यूमन नॉलेज, गुड गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिटरमाइन वेदर दे बिकम द लास्टिंग बेनिफिट्स और द टेम्पररी विंडफॉल। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ह्यूमन नॉलेज जो है वो इतनी कैपेबल है जो हम उस रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए, क्या गवर्नेंस इतनी अच्छी है कि वो अच्छे से डेवलप कर पाए, क्या हम प्लानिंग अच्छे से कर पा रहे हैं जो चीजें वो हो पाए। ठीक, क्या वो हम उसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं कि कब हमें क्या बेनिफिट्स लेना है। तब अगर हम ये तीनों चीज लगा पा रहे हैं, हम अपनी नॉलेज लगा पा रहे हैं, गुड गवर्नेंस कर पा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर पा रहे हैं, तब तो हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर ही नहीं रहे। ठीक, अब देखो, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, रिस्पॉन्सिबल एंड द वाइज यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल यूज कर सकते हैं और वाइज यूज, वाइज मतलब क्या होता है, समझदार, एक समझदार यूज कैसे कर सकते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज का। तो सस्टेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स वी रिस्पेक्ट द नेचर एंड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। इन अर्थ पे रहने का मतलब है कि हम अपने नेचर को और रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज करें, इस तरीके से कि हम अनेबल हो पाए उसको रिस्टोर करने के लिए और रीजनरेशन करने के लिए। किसको, हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक, और जो नॉन रिन्यूएबल है उनको क्या कर पाए, उनका हम जुडिशियस यूज कर पाए ताकि नॉन रिन्यूएबल भी हमारे इतनी जल्दी खत्म ही ना हो। ठीक, तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कि दीज एस्पेक्ट्स हैव वार्नड दैट द irresponsible treatment of the natural resources has led to population, कि जो हम irresponsible जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, उससे क्या हो रहा है। हुँ? उससे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या मुझे कोई बता सकता है? अगर हम irresponsible ट्रीटमेंट करें तो उससे हमारा पहला जो चीज हो रही है वो हो रही है बायोडाइवर्सिटिकल लॉस, बायोडाइवर्सिटिकल लॉस हो रहा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या है हमारा दूसरा पॉइंट है, which has been taking place in the at an increased pace in the recent years। ये दोनों चीजें हो रही हैं। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या होता है, और एक तीसरी ये भी हो रही है, पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है। ठीक, तो ये आपका तीसरा मामला। तो ये तीनों चीजें हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ढंग से उसे यूज नहीं कर रहे हैं। अब पॉल्यूशन मतलब तो सबको पता है कि हाँ बहुत ज्यादा इधर कूड़ा फैल रहा है, इधर वो फैल रहा है कूड़ा, जैसे कि हमने रिवर्स को, अगर हमने रिवर्स में हमने कचरा डाल दिया तो रिवर्स पॉल्यूट हो गई। ठीक, हमने अगर कोई चीज जला दी तो हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो गया। ठीक, अगर हमने कोई चीज दफना दी तो हमारा सॉइल पॉल्यूट हो गया, मान लो कोई चीज
हमने कूड़ा उड़ा को उठाया और गड्ढा खोद के डाल दिया, तो हमारे जो नीचे है वहां पे हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें दिक्कत आ जाएगी। कुछ केमिकल्स को नीचे डाल दिया तो उससे लीचिंग हो जाएगी, हमारी सॉइल खराब हो जाएगी। तो सोचो पॉल्यूशन से हमारा कितना को नुकसान हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर नुकसान हो गया, हमारा जो नीचे का जो है सॉइल है वो नुकसान हो गया, हमारा एनवायरमेंट नुकसान हो गया। ठीक। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या होता है कि हमारी जो बहुत सारी जो वैरायटी है ना, हमारे जैसे हमारे जो भी एनिमल्स हैं, हमारे प्लांट्स है, हमारे बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे माउंटेन है, रिवर है, इन सबको नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। जो भी चीजें यहाँ पे है, चाहे वो बायोटिक है चाहे वो अबायोटिक है, उन सबको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तीसरा क्या है, हमारा क्लाइमेट चेंज, की क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हमारा जो ग्लेशियर है वो इतनी तेजी से मेल्ट हो रहा है कि हमारा जो उसका जो रेट है वो बहुत तेजी से हो रहा है। इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, राइज हो रहा है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, हमारा इतना ज्यादा धूप हो गई है, इतनी ज्यादा चीजें हो गई है, हमने इतना कंक्रीट कर दिया ना, मतलब हर जगह सीमेंट, हर जगह सीमेंट, तो इतना ज्यादा हमारा ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है चीजें, इतना ज्यादा हमने पॉल्यूशन कर दिया, नई नई ऐसे हम कुछ भी जला देते हैं, कुछ भी ऐसे, तो धुआं धक्कड़ जितना होता है वो क्या करता है, वो उतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज करते हैं, उतना ज्यादा हमारा पूरा जो क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, की हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हम उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे रीजनरेट कर सकते हैं। तो दो एग्जांपल हैं, हाउ वी पुशिंग द यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट। कैसे वी आर, हम कैसे पुश कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का बिना उसकी कैपेसिटी टू रीजनरेट। मतलब इसका मतलब यही है कि हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इस स्पीड में यूज कर रहे हैं जिस स्पीड में वो रीजनरेट भी नहीं हो सकती। ठीक। वही वाली चीज कि यहाँ पे हमने वो इलेक्ट्रिसिटी को इतना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं जितनी तेजी से हम बना नहीं रहे, पानी को हम इतना ज्यादा स्पीड से पी ले रहे हैं कि हम उसे बना नहीं रहे। ठीक। और क्या बोलते हैं, उसे साफ नहीं कर रहे हैं, और या तो हम अपने पेड़ों को इतनी तेज काट ले रहे हैं कि अब नए पेड़ ही खत्म हो गए हैं, अब बहुत सारे इलाके में मतलब पेड़ ही खत्म हो गए। चलो आपको पेड़ वेड़ के तो एग्जाम्पल नहीं दिखते होंगे, लेकिन आपको मैं एक बर्ड का एग्जाम्पल बताती हूँ। स्पैरो बर्ड, पहले छोटी सी चिड़िया आती थी स्पैरो, वो पहले बहुत दिखती थी, अब वो दिख ही नहीं रही है। तो जरूर उसका इतना ज्यादा वो, मतलब हमारा एनवायरमेंट इतना चेंज हो गया कि वो सस्टेन ही नहीं कर पाई, तो हमने क्या किया, रिस्टोरेशन ही नहीं हो पाया उसका, ये चीज। ठीक। अब क्या है, मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री एक्सट्रैक्ट द ग्राउंड वाटर। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हम ग्राउंड वाटर को इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं इरिगेशन पर्पज के लिए कि ग्राउंड वाटर ही नीचे से खत्म होता जा रहा है। ठीक। तो ये भी हमारी एक समस्या है कि हमारा ग्राउंड वाटर खत्म हो गया। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या है, एक्सट्रैक्शन रेट इज ग्रेटर देन द रेट एट विच द टेबल वाटर टेबल इज रिप्लेनिश। कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो गया है, उसका जो रेट है वो इतना ज्यादा है, एक्सट्रैक्शन का जो रेट है वो इतना तेजी से हम उसे यूज कर रहे हैं जिस रेट से वो रिप्लेनिश भी नहीं हो रहा। मतलब सोचो नॉर्मली क्या होता है कि ग्राउंड वाटर से आप पानी निकाल सकते हो, लेकिन रिवर से उसके पानी का रिचार्ज भी हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे जो सॉरी रिवर से नहीं, जो हमारी रेन आती है मतलब बारिश से क्या हो जाना चाहिए, वो रिचार्ज भी हो जाना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, बारिश से वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने हर जगह क्या कर लिया, सीमेंट की चीजें बना ली। पहले हर चीज मिट्टी की थी, तो क्या है, मिट्टी से पानी नीचे चला जाता था, थोड़ा टाइम रुकता था, ठहरता था, फिर नीचे नीचे धीरे धीरे चला जाता था, तो हमारा ग्राउंड वाटर क्या होता रहता था, रिप्लेनिश होता रहता था। लेकिन अब हर जगह हमने सीमेंट बना लिया है, सीमेंट से घर है, सीमेंट की नीचे चीजें हैं, सीमेंट की हमारी जो सड़कें हैं वो सीमेंट की हैं, हर चीज सीमेंट की, तो वो नीचे तो जा ही नहीं पा रहा पानी, जब नीचे लीच नहीं हो पा रहा तो ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ओवर द टाइम दीज डेफिसिट्स जो है बिल्ड्स अप, तो ये डेफिसिट जो होता है वो बढ़ता रहता है, लीडिंग टू द हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। इससे क्या होता है, हमारा एक्सट्रैक्शन का जो कॉस्ट है ग्राउंड वाटर का, वो भी अब हमारा क्या हो रहा है, हायर होता जा रहा है, एंड इवेंचुअली इट इज अनअवेलेबल। कि मतलब अब ग्राउंड वाटर निकालने की जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा आती जा रही है, और हम क्योंकि करना क्या पड़ रहा है, जैसे अब हमारे ये ग्राउंड है, पहले आपका क्या था, जैसे आप हम यहाँ रह रहे हैं तो इतनी बस इतना सा ही खोदना था, मतलब 100 मीटर है, मान लो एक एग्जांपल, ये 100 मीटर है, तो 100 मीटर खोदते ही आपको पानी मिल जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, पानी डिप्लीट हो गया, अब उसका लेवल इतना हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खोदना पड़ेगा, अब इतना गैप आ गया तो इतना खोदना पड़ेगा आपको। तो क्या हो गया, हमारी कॉस्ट बढ़ गई। ये वाली चीज होती है ना, जैसे ये हमारा अगर ग्राउंड है, यहाँ पे आपको पानी चाहिए, तो पहले यहीं तक खोदते थे, यहाँ तक खोदते थे और पानी मिल जाता था, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता था, पानी मिल जाता था। लेकिन अब इसका ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्लाइन हो गया, अब उसका लेवल यहाँ चला गया, तो सोचो अब उसको खोदना हमें यहाँ तक पड़ेगा, तो इसलिए इसकी क्या हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, हायर द कॉस्ट ऑफ अट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ग्राउंड का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। जब ग्राउंड का वाटर मान लो और नीचे चला गया तो क्या होगा हमारा, और नीचे चला गया, अब यहाँ पे पानी ही नहीं बचा, ये बिल्कुल ही सूख गया, ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, मान लो इधर इधर स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पे पानी नहीं, अब खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद ये अनअवेलेबल ही हो जाएगा। ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इनका भी रिचार्ज होता रहे और हम उसे बहुत ज्यादा यूज ही ना करें,
जितना हो सके हम अपने रेन वाटर को वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, तो नए नए तरीके यूज कर सकते हैं। इट हैज बीन प्रेडिक्टेड दैट मैनी ऑफ आवर ग्रोइंग सिटीज विल रन आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर सोन, उनका ग्राउंड वाटर ही खत्म होने वाला है। इनिशिएटिव टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल को बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी चलाए गए हैं, जैसे कि क्या क्या चलाए गए हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करी गई है, बहुत सारे पॉन्ड्स को रिजुनिवेट किया गया, मतलब पॉन्ड्स में फिर से पानी डाला गया है, बहुत सारे टैंक्स बनाए गए हैं, कट डाउन किया गया वेस्टफुल कंजप्शन को, जो वेस्टफुल कंजप्शन था उसको क्या किया, कट डाउन किया, मतलब कम किया हमने वेस्ट को। एंड प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग ऑफ वाटर फॉर द सम स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट, अब हमने क्या किया, रीयूज करना स्टार्ट किया, जैसे आप भी अपने घर में कर सकते हो। आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, किस किस के घर में यहाँ पे आरओ लगा हुआ है, ठीक, आरओ लगा है ना, जिन बच्चों के घर में भी वो आरओ लगा है, उसमें आपको पता है जब आरओ में 15 लीटर का अगर वो आरओ की वो जो होती है टैंक होता है, अगर वो 15 लीटर भरता है ना, तो आपको पता है वो 20 से 25 लीटर पानी वेस्ट भी करता है। वेस्ट करता है, सोचो आप उसके वेस्ट में कोई पानी में देखो, क्या वो वेस्ट में कोई बहुत ज्यादा मिट्टी निकाल रहे हैं क्या, नहीं, पानी बिल्कुल साफ दिख रहा है। उसको आप पहले तो स्टोर करके बाल्टी में या बकेट में जो भी है, आप उसको लेके आप उसे यूज कर सकते हो, आप बाकी कामों के लिए यूज कर सकते हो। आप खाना बनाने में नहीं कर सकते, पीने में नहीं कर सकते, लेकिन नहाने में कर सकते हो, अपने कपड़े धोने में कर सकते हो, अपने बर्तन धोने में कर सकते हो। तो उस पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। सोचो वो पानी तो बिल्कुल साफ है, तो क्या कर सकते हैं, हम अपने पानी को रीयूज कर सकते हैं। सोचो अगर नाली में चल जाएगा तो वो पूरा वेस्ट है, तो हम रीयूज करना चाहिए। ये है, तो जितना हो सके अपने पानी को बचाना चाहिए, ठीक। तो ये ऑफ द सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज अटेम्प्ट है, हम ये सारे हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब सिमिलरली द इम्प्रॉपर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, की जो हमारा इम्प्रॉपर यूज हो रहा है केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, सॉइल जो हो रहा है आपका वो डिग्रेड हो रहा है। ट्रेडिशनल जो फार्म प्रैक्टिसेस है कंसिडर सॉइल टू बी द मेजर पार्ट ऑफ द मदर अर्थ, कि ट्रेडिशनली क्या होता था, जो फार्म प्रैक्टिसेस होती थी उसको हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते थे कि वो बहुत अच्छा पार्ट है हमारे मदर अर्थ का। प्रैक्टिसेस लाइक द यूज ऑफ द काउ डंग नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता था। हाँ, आपको पता कि जैसे ये काउ डंग है, आपको पता है काउ डंग क्या होता है, मतलब जो गाय का गोबर होता है वो, अब हम तो बोलेंगे छी छी गाय का गोबर बड़ा गंदा है, लेकिन आपको पता है बहुत सारी चीजों के लिए बहुत यूजफुल है वो हमारा एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर है, ठीक। उसको आप आराम से मल्चिंग के टाइम मल्च कर सकते हो, या चीजें यूज कर सकते हो, या मल्टी क्रॉपिंग में वो यूजफुल है, ठीक। तो काउ डंग यूज करना और अदर नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करना, मतलब ये सब चीजें क्या है, ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक। मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, उससे भी हमारा क्रॉप बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिस हमें सीखनी चाहिए, और होलिस्टिक जो सॉइल की मैनेजमेंट है वो भी देखनी चाहिए कि हमारा सॉइल कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या कमी है, क्या अच्छा बात है, तो ये सब देखना चाहिए। देन इन आवर करंट सिचुएशन टू प्रिवेंट करने के लिए फ्यूचर डिग्रेडेशन को, वी नीड टू रिप्लेनिश एंड द रिजेन्युएट आवर सॉइल, ताकि हम रिप्लेनिश कर सके अपने सॉइल को और रिजेन्युएट कर सके अपने सॉइल को। हाँ, अब जो ओवर एक्सप्लोटेशन का जो केस है ग्राउंड वाटर का, हम्म, हम्म, कितना बचा है हमारा चैप्टर, अभी तो बहुत सारा बचा है। मुझे लगता है अब इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, अभी हम बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आप सारे लोगों को क्या करना है पता है ना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक। जो भी प्रॉब्लम्स आए, अपने प्रॉब्लम्स आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, ये ऐसा है वो वैसा है, ठीक। सबके आंसर्स दिए जाएंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको फीडबैक भी देना है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा भी बता सकते हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैम ये अच्छा नहीं लगा, आपने ये चीज नहीं कराया, या ये चीज छूट गई, आप हमें और अच्छे से समझा दो, हमें ये चीज नहीं समझ में आई, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी। आप बोल के तो देखो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।